हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर सिस्टम के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। और जो मैंने पिछले सेशंस अपलोड किए हैं वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको वो सेशंस कैसे लगे। और अगर ये आपका मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है तो पिछले वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए आगे भी ऐसे नॉलेज गेन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर पूछा गया कि करंट और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इनमें से कौन सी वैल्यू को मेज़र करते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर है डी। कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया था और जिन लोगों के सही जवाब है उनके नाम है गुंजन बैरवा, रोहित यादव, आरती राय, हरीश ख्यानी, ललित गुनाट, हर्ष देशवाल एंड राकेश मीना। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो आपको लास्ट में दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस जो होता है नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है कंडक्टर के अंदर। तो इसे मैं आपको प्रॉपरली डायग्राम बना के शो करना चाहता हूँ। जैसे जब भी हम स्टैंडर्ड कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं तो इसके अंदर होता क्या है कि जो अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई इन इसे नाम दे देते हैं, और जो बाहर करंट फ्लो कर रहा है आई आउट। तो अंदर जो इस करंट की वजह से फ्लक्स बनेगा वो बनेगा φ1, जबकि बाहर वाले की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा φ2। जो अंदर जो फ्लक्स है φ इन, उसके अंदर दोनों फ्लक्स का प्रभाव होगा, यानी φ1 भी होगा और φ2 भी होगा। जबकि अंदर जो बाहर वाला फ्लक्स है उसके अंदर सिर्फ φ2 होगा। अब यहाँ से पूरी की पूरी लिंकअप होगी सारी चीज़ें। अब जैसा कि मैंने आपको अभी पूरी तरीके से समझा दिया है कि फ्लक्स अंदर की साइड ज़्यादा होगा क्योंकि बाहर वाले का फ्लक्स भी उसके अंदर काउंट होगा। तो φ इन ज़्यादा होगा φ आउट से, और जब फ्लक्स अंदर वाले का ज़्यादा है तो इंडक्टेंस भी अंदर ही ज़्यादा होगा। और जब इंडक्टेंस अंदर वाली ज़्यादा है, अगर दोनों साइड हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा एल इन बड़ा होगा ओमेगा एल आउट से, यानी कि जो रिएक्टेंस है वो अंदर वाले का ज़्यादा है बाहर वाले से। और जब रिएक्टेंस अंदर वाले का ज़्यादा है बाहर वाले से तो यहाँ पर जो करंट जाएगा अंदर वो जाएगा कम। तो इसलिए ही जो अंदर करंट होता है आई इन वो कम रहता है आई आउट से, और इस इफ़ेक्ट को ही कहा जाता है स्किन इफ़ेक्ट। अगर किसी को स्किन इफ़ेक्ट के बारे में नहीं पता होगा तो डेफिनेटली श्योर कि अब उसे काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिल गया होगा। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसी से इंकरेजमेंट मिलती है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि शंट कैपेसिटेंस कौन सी वाली ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस में नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ट्रांसमिशन लाइन बना के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आर है, ये इंडक्टेंस है लाइन का, और यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है। ऐसे ही यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू तक आर, एल और सी चलते रहेंगे। आर यहाँ पर फिर एल आएगा और फिर यहाँ पर सी आ जाएगा। ऐसे ही इनफाइनाइट वैल्यू तक चलते रहेंगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि सीरीज़ इम्पीडेंस यहाँ पर बन क्या रहा है। जब हम सीरीज़ इम्पीडेंस को कैलकुलेट करेंगे तो वो यहाँ पर आएगा आर प्लस जे ओमेगा एल, क्योंकि आर और एल ही तो काउंट होगा सीरीज़ के अंदर, और इसको हम जितनी भी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि जो शंट इम्पीडेंस होगा, शंट मतलब जो पैरेलल में लगा हुआ है, तो शंट इम्पीडेंस यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा शंट इम्पीडेंस निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 1 में जे ओमेगा सी, और एल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी लेंथ है। अब जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो 80 किलोमीटर से कम होता है, 80 किलोमीटर से कम। अब जब लेंथ इसकी कम है तो उस केस में यहाँ पर शंट इम्पीडेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर शंट इम्पीडेंस की वैल्यू हो जाएगी तो उस केस में इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसका इम्पीडेंस यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है। तो करंट यहाँ पर सीधा मूव कर जाएगा। तो इसलिए इस वाले पार्ट को यहाँ पर हम कर देंगे नेगलेक्ट। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सैग जो होता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वो इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी हम दो ट्रांसमिशन टावर लेंगे और इनके बीच में जब लाइन बिल्कुल झूलती हुई जाएगी तो अपनी वो मेन पोजीशन से कितना नीचे है वो वैल्यू कहलाती है सैग। और इस सैग का फॉर्मूला होता है WL² अपॉन में 8T। यहाँ पर W क्या है, वेट है,
एल यहाँ पर स्पैन लेंथ है और सैक तो आपको पता ही है, टी यहाँ पर है टेंशन। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है वेट ऑफ द कंडक्टर के और स्क्वायर ऑफ द स्पैन लेंथ के, जैसा कि आपको इस फॉर्मूले के अंदर दिख रहा है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांसमिशन लाइंस के केस में जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो ओवरहेड के अंदर कितना लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो होगा बी, 400 से लेके 600 ओम्स। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर्ज इम्पीडेंस का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। तो सर्ज इम्पीडेंस हम निकालते क्यों हैं, इससे हम पता करते हैं मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी किसकी, ट्रांसमिशन लाइन की। तो उस चीज़ के अंदर ये काम आता है और इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, इन केस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए तो। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ट्रांसफार्मर के केस में जो सर्ज इम्पीडेंस लिया जाता है वो लिया जाता है 1000 ओम्स, जबकि इलेक्ट्रिकल केबल्स के अंदर जो लिया जाता है वो लिया जाता है 40 से 60 ओम्स। आप इस डेटा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे याद रखने के लिए। और इसी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। हम क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करके जाते हैं, बट जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वहाँ एग्ज़ाम में आते हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे को देखते हुए चलना है। और मैंने सभी सेशंस के अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके सेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो होती है ट्रांसमिशन लाइन के केस में, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कहने का क्या मतलब है कि जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर समझाया था कि मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब यहाँ पर जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग आएगी उसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो निकल कर आता है VR², यानी रिसीविंग एंड का वोल्टेज अपॉन में Z0। यहाँ पर Z0 क्या है, ये यहाँ पर सर्ज इम्पीडेंस है। प्रैक्टिकल केस होता है उसके अंदर सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू लोड इम्पीडेंस से ज़्यादा ली जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये प्रैक्टिकल केस में लिया जाता है। और जब भी Z0 की वैल्यू ZL से ज़्यादा होगी तो उस केस में सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की वैल्यू कम होगी जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए थी। तो ये यहाँ पर मैंने आपको सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बारे में सब कुछ समझा दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लोडिंग। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर अभी बताया भी था। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि वोल्टेज स्वेल हम किस चीज़ को कहते हैं। वोल्टेज स्वेल वो कंडीशन होती है जब वोल्टेज वैल्यू किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वोल्टेज वैल्यू शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन 2 मिनट से ज़्यादा चला जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर वोल्टेज। यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसके लिए वो होगा राइज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज फॉर फ्यू साइकिल्स, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब भी राइज होता है वोल्टेज के अंदर तो उसे हम वोल्टेज स्वेल के नाम से जानते हैं। और जब भी 2 मिनट से ज़्यादा वो वोल्टेज होता है तो उसे हम ओवर वोल्टेज बोलते हैं। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सर्ज इम्पीडेंस लाइन, एक 3 फेज सर्ज इम्पीडेंस लाइन के अंदर जो 40 kV की एक ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर जो सर्ज इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 400 ओम। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VR² अपॉन में Z0, यानी रिसीविंग एंड का वोल्टेज अपॉन में Z0। ये है सर्ज इम्पीडेंस। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का कहने का क्या मतलब है कि मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी, उस ट्रांसमिशन लाइन की मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी कितनी है वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमें VR की वैल्यू गिवन है 400 kV, उसका हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, 400 × 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे। नीचे सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू हमें गिवन है 400। जब इसको वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 400 मेगावाट। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। और इसी टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वीडियोज़ में भी मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं इस टाइप के, और इससे भी बहुत अच्छे लेवल के। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक स्ट्रिंग इंसुलेटर है, उसके अंदर यहाँ पर 4 यूनिट्स लगी हुई हैं और सबसे लोअर वाली यूनिट के अंदर जो वोल्टेज है ओवरऑल वोल्टेज का 33.3% है। 33.3%
यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1/3 है ओवरऑल वोल्टेज का, जो लोअर मोस्ट यूनिट के अंदर वोल्टेज, यानी कि V4 हम इसे कंसिडर कर लेते हैं अगर 4 कंडक्टर्स हैं। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बराबर होता है टोटल वोल्टेज यानी कि V अपॉन में नंबर ऑफ़ यूनिट्स इनटू लोअर वोल्टेज के अंदर जो वोल्टेज है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। अब V तो यहाँ पर V ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। N की वैल्यू हमें यहाँ पर 4 गिवन है और V4 की वैल्यू जैसा कि अभी हमने यहाँ पर काउंट करी है तो ये हो जाएगी 1/3 इंटू V और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 100 से। तो V से यहाँ पर V कट जाएगा और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी 3/4 इंटू 100 और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल 25%। आई होप इस सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि पावर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वो मिनिमम कितना वोल्टेज होता है जिस पे कोरोना का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उससे हम किस नाम से जानते हैं। तो उसका जो सही आंसर है वो होगा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, जबकि वो हमें विजिबल जब होता है तो उस वोल्टेज को है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है, ये आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स का कौन सा टाइप 3.3 kV या उससे अबव में यूज़ किया जाता है जब हम डेड एंड्स और स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर को हम डेड एंड पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पर कि लो वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं एक तो स्ट्रेन इंसुलेटर्स का और एक शैकल इंसुलेटर का, जबकि पिन, स्ट्रेन एंड सस्पेंशन इनको हम हाई वोल्टेज में यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आगे याद रखने के लिए, या इसे नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि पिन इंसुलेटर्स को हम कितने वोल्टेज तक यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 33 kV, क्योंकि अगर हम 33 kV से इसकी वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो उस केस में इंसुलेटर की जो विड्थ होती है और जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी और ये कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होता किसी भी सिस्टम के अंदर, इसलिए हम इसे 33 kV तक ही यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर हम कौन सा इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शैकल, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था। और शैकल इंसुलेटर ऑलमोस्ट जो हमारे हाउस होल्ड वाली लाइन्स होती हैं 230 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक यूज़ किया जाता है। और ये यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जहाँ लाइन्स की डायरेक्शन बदलती है या वो स्टार्ट करती है, वहाँ पर उस चीज़ में यहाँ पर शैकल इंसुलेटर्स का यूज़ होता है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि लो वोल्टेज वाली कंडक्टर्स के अंदर अगर हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है तो वो इनमें से कौन सी कवरिंग की होगी। तो जब भी हम लो वोल्टेज यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर हम दो टाइप के इंसुलेशन यहाँ पर दे सकते हैं। पहला तो कॉटन का और एंड सिल्क का, जबकि हाई वोल्टेज के केस में हम यूज़ करते हैं पेपर इंसुलेशन। तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका वो होगा कॉटन एंड सिल्क इंसुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हमें 66 kV पर ट्रांसमिशन करनी है पावर की, तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पर कितने किलोमीटर की लाइन सूटेबल रहेगी। तो इसके लिए 3 टाइप्स होते हैं, इन तीनों की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जब भी हम 11 kV लेंगे तो उस केस में यहाँ पर मैं मिनिमम लिख देता हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम लिख देता हूँ। 11 kV के केस में जो मिनिमम लाइन लेनी पड़ेगी हमें वो लेनी पड़ेगी 15 किलोमीटर्स की। यहाँ पर सारी वैल्यू किलोमीटर्स में है, ये आपको याद रखनी है। और मैक्सिमम हम ले सकते हैं 30 किलोमीटर्स। जबकि अगर हम 33 kV लेंगे तो उस केस में हम मिनिमम लेनी पड़ेगी हमें 30 किलोमीटर्स और मैक्सिमम लेनी पड़ेगी 60 किलोमीटर्स। जब भी हम 66 kV लेंगे तो उस केस में हमें 40 किलोमीटर्स तो मिनिमम लेनी पड़ेगी और 120 किलोमीटर्स मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो सूटेबल है इन सब ऑप्शंस में से वो यहाँ पर आंसर होगा 60 किलोमीटर। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि फेरांटी इफेक्ट जो लॉन्ग ओवरहेड लाइन के अंदर होता है उसके अंदर जो लाइन होती है उसकी लोडिंग इनमें से कौन सी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर होगा लाइटली लोडेड।
इसके अंदर होता क्या है कि जब भी ट्रांसमिशन लाइन लाइटली लोडेड होती है तो उस केस में जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज होता है वो सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो जाता है। ये एब्सर्ड कंडीशन बनती है चार्जिंग करंट ऑफ लाइन की वजह से। तो इसके पीछे का कारण ये है। तो यहाँ पर इसलिए इसका सही आंसर होगा लाइटली लोडेड। आई होप ये सभी को। और इसी तरीके से मैंने क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में भी कराए हैं जिसके अंदर आपको मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और बाकी सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाकर जरूर देखिएगा। वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले जेईई एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछी गई है कैरेक्टर इम्पिडेंस की वैल्यू। जब हमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर गिवन हो तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है √L/C के। अब यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ पर L और C की वैल्यू पुट करनी है। तो L की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे 144 और C की जगह पुट करेंगे 100। और जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा बराबर आएगा 1.22 के। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा C। वो भी सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के अंदर जब हम बंडल्ड कंडक्टर को यूज़ करते हैं तो उस केस में से इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो जब भी हम बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं तो उस वजह से उसकी रेडियस इंक्रीज़ हो जाती है। अब जब रेडियस इंक्रीज़ हो जाएगी तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता होगा कि 2 × 10⁻⁻7 ln d/r। अब यहाँ पर जब r की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडक्टेंस की वैल्यू घटेगी। तो इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए, इंक्रीज इन इफेक्टिव रेडियस एंड डिक्रीज इन इंडक्टेंस। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोस में भी कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि परमिशेबल वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है पावर सिस्टम के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 इसके अकॉर्डिंग हम ±3% का वेरिएशन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, +3%। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि लेंथ ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कितनी होती है। इसका सही आंसर होगा 50 से 150 किलोमीटर्स। अब मैं आपको बताता हूँ, तीनों की रेंज बता देता हूँ मैं आपको। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है 80 किलोमीटर से कम वाली, जबकि जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है वो होती है 80 से 240 किलोमीटर्स के बीच में। और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है वो ग्रेटर देन होती है 240 किलोमीटर से। तो अब आपको तीनों का डेटा यहाँ पर पता चल गया है। आगे याद रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, 50 से लेके 150 किलोमीटर्स। आई होप कि आप सभी को समझ में आए। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बंडल कंडक्टर अगर हम EHV ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज़ करेंगे तो उसे लेकर इनमें से इसका कौन सा एडवांटेज होगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रिड्यूस कोरोना लॉसेस, क्योंकि जैसे ही हम बंडल कंडक्टर को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उस वजह से उसकी रेडियस इंक्रीज़ होगी। और जब रेडियस उसकी इंक्रीज़ होगी तो इंडक्टेंस जो होता है वो होता है 2 × 10⁻⁷ ln d/r। अब जब उसकी रेडियस इंक्रीज़ होगी तो इंडक्टेंस उसका घट जाएगा। तो इंडक्टेंस घटाने के अंदर भी काम आती है ये। इसका एक और एडवांटेज है ये। इसी के साथ बंडल कंडक्टर को यूज़ करने की वजह से कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं उसमें भी इंटरफेरेंस कम हो जाती है या नेगलेक्ट हो जाती है। तीसरा जो इसका एडवांटेज है कोरोना लॉसेज रिड्यूस होने की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम के अंदर न्यूट्रल वायर की साइज़ इन कंपैरिजन टू द लाइन वायर कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा इक्वल, यानी कि बराबर ली जाती है फेज़ कंडक्टर के। अब इसी के अंदर आपको दो चीज़ याद रखनी है। जब हम कॉपर का वायर लेते हैं यानी CU का, तो उसके अंदर जो कंडक्टर की साइज़ होती है वो होती है 16 mm², जबकि एल्यूमिनियम के अंदर होती है 25 mm²। जब इतने कर्व्ड सरफेस एरिया का वायर दिया जाता है सिंगल फेज़ के केस में, तो जो न्यूट्रल वायर का साइज़ होती है वो बराबर चलती है फेज़ कंडक्टर के। वहीं अगर 3 फेज़ की कंडीशन आ जाए, वायर की डायमीटर ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में हम न्यूट्रल को ज़्यादा भी ले सकते हैं और बराबर भी ले सकते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो होगा इक्वल। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि 3 वेज 4 वायर सिस्टम कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर तो हम कॉमनली 11 kV पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फिर हम उसे स्टेप अप करते हैं 132 kV पे, फिर उसके बाद उसे दोबारा जब सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है तो वहाँ पर 132 से हम उसे 33 kV कर देते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन के केस में। और जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो हम उसको 33 kV से 11 kV में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वहाँ पे हम उस 11 kV को भी 440 वोल्ट और जो हमारे घर में आती है 230 वोल्ट उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम यूज़ क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि थ्रू हम सिंगल फेज़ लोड को भी और अनबैलेंस जो होते हैं 3 फेज़ लोड, उन दोनों को इससे हम प्रोवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जब भी आउट ऑफ बैलेंस अगर हो जाता है हमारा सिस्टम तो भी हमारे जो फेजेज़ हैं वो बैलेंस्ड है, उसके लिए हम 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी कि 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम हम यूज़ क्यों करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मल्टीमीटर इनमें से कौन सी वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकता है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी तरह आगे भी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमें इंकरेज करने के लिए आगे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।